नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में एक बार फिर से जाति को जगाने की कोशिश हो रही है, मतदाता की जाति पूछने की कोशिश हो रही है। और जब जब इस तरह का मुद्दा आया है, जब जब जाति को चुनावी राजनीति के केंद्र में रखने की कोशिश हुई है, जनता ने उसका कैसा जवाब दिया है आपको पता है। नहीं अगर याद है तो अभी याद दिलाता हूँ, लेकिन अभी बताता हूँ क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की, बात कर रहे हैं उन नारों की जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लगाते थे, पिछड़े पावें 100 में 60, संसोपा ने बांधी गांठ, और उसके अलावा कांचीराम का नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारे कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी इन नारों के विरोध में 75 साल से खड़ी थी। आज कांग्रेस पार्टी वो नारे लगा रही है। उसके अलावा 3 अप्रैल को एक सम्मेलन हुआ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने करवाया और उन्होंने एक संस्था बनाई, इंडियन फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस। तो अचानक इन पार्टियों को सोशल जस्टिस की याद आ गई है। अब आप सोचेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, 2-3 कारण हैं, 2-3 पक्ष हैं इसके, जो इनका जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, जो ये जाति पर इतना फोकस दिख रहा है, जाति जनगणना की बात और पिछड़ों को उनका हक दिलाने की बात और उनकी संख्या के मुताबिक उनको अधिकार दिलाने की बात, कांग्रेस पार्टी से कोई पूछे कि उनकी कार्यसमिति में पिछले 75 साल की कार्यसमिति उठाकर देख लीजिए, एक दो की बात नहीं है, उसमें पिछड़ों को कितना स्थान मिला था, दलितों को कितना स्थान मिला था। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी राजनीति क्या है। दूसरी बात कि ये मुद्दा उठाया क्यों जा रहा है। मुद्दा उठाया इसलिए जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का डर सता रहा है। राष्ट्रवाद और उसके अलावा हिंदुत्व, इन दोनों का ऐसा सम्मिश्रण तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उसकी काट खोजना विपक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है। तो हिंदुत्व की काट अगर खोजना है तो उसके लिए जाति को लाना पड़ेगा, जाति को जगाना पड़ेगा। उनको लगता है ये शेर सोया हुआ है, इसको जगा देंगे तो हिंदुत्व हवा में उड़ जाएगा। याद कीजिए 1993 का नारा उत्तर प्रदेश विधानसभा का, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस नारे को दोहराने की, व्यवहारिक रूप में दोहराने की कोशिश हो रही है। तो और उस कोशिश का नतीजा क्या हुआ ये बताता हूँ आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि इसका नतीजा क्या होने वाला है भविष्य में। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन पिछली घटनाओं के आधार पर एक आकलन किया जा सकता है। आप याद कीजिए कि 75 साल के इतिहास में पहला सबसे बड़ा मूव जो है, पहला सबसे बड़ा कदम पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए या पिछड़ों के लिए कौन सा उठाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने उठाया था। वीपी सिंह ने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया। उनकी सरकार बने हुए 8 महीने हुए थे सिर्फ, जब अगस्त में ये इसका फैसला किया उन्होंने कि वो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था कराएंगे। तो पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था और उस मंडल कमीशन की आयोग को लागू करेंगे। ये मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, जो अंततः 1992 में जाकर पूरी हुई और आरक्षण उस समय से मिलना शुरू हुआ। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराना, और उसके अलावा उससे पहले आपको याद होगा कि काका कार्लेकर कमेटी की रिपोर्ट बनी थी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए। वो कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, ठंडे बस्ते में चली गई। इसी तरह से मंडल आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। उस ठंडे बस्ते से निकालकर वीपी सिंह ने इसको लागू कराया। अब आप देखिए कि इससे बड़ा कदम और क्या हो सकता है कि 5 साल की सरकार को 11 महीने में होम कर दिया वीपी सिंह ने। तो जाहिर है कि उनको बहुत बड़ा समर्थन मिलना चाहिए था पिछड़ा वर्ग से। कितना मिला? 1991, ये 90 में हुआ, 1991 में चुनाव हुआ, उसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई। दूसरे कारण भी थे सरकार गिरने के, अयोध्या के मुद्दे पर उनका जो स्टैंड था उसके कारण
भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन मंडल की भी राजनीति थी, मंडल और कमंडल की राजनीति। तो 11 महीने में सरकार चली गई। वीपी सिंह ने अपील की थी, जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के सभी सदस्य अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी की सीमा को तोड़कर इसका समर्थन करें। नहीं मिला समर्थन। फिर 1991 में चुनाव हुआ लोकसभा का। वीपी सिंह की पार्टी को सिर्फ 12% वोट मिला, 12%। और जाहिर है कि उसमें सब पिछड़ों का वोट तो नहीं था, दूसरे समुदाय के, दूसरे समाज के लोगों का भी वोट था। इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनको कितना बड़ा समर्थन मिला इतना बड़ा कदम उठाने के बाद। 1993 की बात की मैंने। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी, इनका अलायंस हुआ। अलायंस का आधार सिर्फ एक था कि हिंदुत्व की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, जिसके कारण 1991 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा और सरकार कल्याण सिंह की बर्खास्त कर दी गई। तो जाति से तोड़ो, तो अगर दलित और पिछड़े मिल जाएं और उनके साथ मुसलमान आ जाएं, तो ये तो पूरी तरह से विन विन जो है सिचुएशन बनती है। इसमें तो कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। इससे बड़ा गठबंधन क्या हो सकता है। गठबंधन हुआ, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बीजेपी से 1 सीट कम मिली सपा बसपा के इस गठबंधन को, इतने बड़े गठबंधन को, जिसमें समाज का, अगर मंडल कमीशन की बात माने तो 54% ओबीसी है, 22.5% दलित आदिवासी है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 17-18% मुसलमान है। सब जोड़ लीजिए कितना बनता है। इसके बावजूद 1 सीट कम, यानी 174 सीट सपा बसपा को मिलाकर मिली, 175 सीट बीजेपी को मिली। तो 2 उदाहरण मैंने, 2 बड़े उदाहरण दिए। तीसरा उदाहरण देता हूं, 2019 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। सपा और बसपा का फिर से गठबंधन हुआ। मन में, दिमाग में वही बात थी कि ये जातीय गठबंधन जो है वो हिंदुत्व के गठबंधन को या हिंदुत्व की छतरी में छेद कर देगा। नहीं हुआ। अब तीनों मामलों में देखिए, चाहे 1990 में जो वीपी सिंह ने किया, जो 1993 में मुलायम सिंह और कांशीराम ने किया, और जो 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने किया, किसी को सफलता नहीं मिली। उसकी वजह क्या है? अब कोई उदाहरण दे सकता है कि भाई 2000, इस बीच में 2015 में बिहार भी तो हुआ, बिहार विधानसभा का चुनाव, जब जेडीयू और आरजेडी मिले और उनको स्पष्ट बहुमत मिला, बहुत बड़ा बहुमत मिला। तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि बिहार में हिंदुत्व का मुद्दा उस तरह से न कभी उठा और न कभी चला। इसलिए वो लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ नहीं थी, वो लड़ाई शुद्ध रूप से जातीय थी, सवर्ण वर्ग बनाम पिछड़ा वर्ग की लड़ाई थी। तो इसलिए उसकी तुलना जो है बाकी इन तीन जो घटनाएं हैं इनसे नहीं की जा सकती। तो क्यों ये गठबंधन सफल नहीं हुए? मुझे जो कारण समझ में आता है उसका एक ही है कि भारत का मतदाता जाति पर तो वोट करता है, अपनी जाति वालों को वोट देता है, जाति के आधार पर वोट देता है, जातियों में राजनीतिक रूप से बटा भी रहता है। इसके बावजूद जब पार्टियां जाति को चुनावी मुद्दे का केंद्रीय मुद्दा बनाती हैं तो मतदाता उनको रिजेक्ट कर देता है, फिर मतदाता स्वीकार नहीं करता। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है। उसको लगता है कि अगर जातिवाद करना है, जाति के आधार पर राजनीतिक खेमेबंदी करनी है, तो इसका अधिकार मतदाता को है, पार्टियों को नहीं है। इसलिए जब जब पार्टियों ने कोशिश की जाति के गठबंधन बनाने की, उनको उस तरह की कामयाबी नहीं मिली। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 1990 और उसके बाद की राजनीति की। उससे पहले की राजनीति में ज़्यादातर समय जो है वो कांग्रेस पार्टी रही, उसका वर्चस्व रहा। इसलिए इस तरह की परिघटनाओं के बारे में ज़्यादा विस्तार से उस समय की बात नहीं हो सकती। तो एक बार फिर से ये कोशिश हो रही है। और विचित्र बात ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों की बात कर रही है। 75 साल में पिछड़ों के समर्थन में कभी कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हुई और पिछड़े कभी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं गए। उस वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी की नज़र है जो उसका कभी रहा ही नहीं। इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया का एक दूसरा हिस्सा है। आपको याद होगा कि इस देश में सबसे लंबे समय तक
अगर कोई राजनीति चली तो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति, जो 1967 से शुरू हुई और कहना चाहिए कि 2004 तक चली। गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जितनी कांग्रेस विरोधी पार्टियां थीं उनमें से ज़्यादातर एक मंच पर आने को तैयार हुई। उसमें जनसंघ और लेफ्ट पार्टीज़ भी साथ आई, उसमें भाजपा और लेफ्ट पार्टीज़ भी साथ आई। परस्पर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां गैर कांग्रेसवाद की छतरी के नीचे एक होने को तैयार हो गई। तो गैर कांग्रेसवाद की जो राजनीति थी उसको कांग्रेस गलत बताती रही। आज मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने उस गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को सही ठहरा दिया है जब उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के जो मुद्दे थे उनको उठाने का फैसला किया, जिनका जिक्र मैंने पहले किया। संसोपा का नारा, बहुजन समाज पार्टी का नारा, ये सब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के उपज थे। उन नारों पर अगर कांग्रेस पार्टी जा रही है तो क्या घोषणा कर रही है कि गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करने वालों के जो मुद्दे थे वो सही थे। और विडंबना देखिए कि जिन लोगों ने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की उसमें सिर्फ बीजेपी एक अपवाद है, बाकी ज़्यादातर पार्टियां आज कांग्रेस के साथ खड़ी हैं। और ये पार्टियां कह रही हैं कि गैर कांग्रेसवाद की हमने जो राजनीति चलाई वो गलत थी। अब आप तय कीजिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं गैर कांग्रेसवाद की जो राजनीति थी वो सही थी, और जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति कर रहे थे वो कह रहे हैं कि नहीं, वो राजनीति गलत थी। आज गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का जितना भी स्पेस है सबका सब बीजेपी के पास है। राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के विरोध में अगर कोई एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी पार्टी है, जो अकेले दम पर लोकसभा में जिसका बहुमत है। तो ये राजनीति का अजब खेल देखिए। तो ये जो कोशिशें हो रही हैं कि जातीय जनगणना से स्थिति बदल जाएगी, ये जो कोशिशें हो रही हैं गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के जो नारे थे उनको उछालने से स्थिति बदल जाएगी, ऐसी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए ऐसी कोशिश करने वालों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जिस मिश्रण की मैंने बात की वो ऐसा तैयार किया है कि जाति के किसी भी अस्त्र से इसको भेदा नहीं जा सकता। और पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि उन्होंने जितनी भी अति पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित, आदिवासी, इस सारे समाज को ये समझाने में कामयाब रहे हैं, ये एहसास कराने में सफल रहे हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व में उनकी भी हिस्सेदारी है, बल्कि उनकी हिस्सेदारी और बड़ी है, और इसको उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। विपक्ष के सामने समस्या ये है कि उसकी कोई एक विचारधारा नहीं है। परस्पर विरोधी विचार वाली ताकतें, विचारधारा नहीं कहूँगा, विचारधारा तो है नहीं किसी के पास उधर, परस्पर विरोधी विचार वाली ताकतें एक साथ आ रही हैं एक विचारधारा वाली पार्टी को हराने के लिए। और जनता को मालूम है कि ये क्या करने में सक्षम है। इसलिए गैर कांग्रेसवाद के ज़माने का नारा लगाएं या गैर कांग्रेस की राजनीति करने वालों से हाथ मिलाए कांग्रेस पार्टी, और वो पार्टियां कांग्रेस से हाथ मिलाएं, उससे बात बनने वाली नहीं। बनने वाली इसलिए नहीं कि मतदाता को ये सब दिखाई देता है। और एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस देश का जो मतदाता है, सामान्य मतदाता, उसका जो राजनीतिक विवेक है वो राजनीतिक दलों, राजनीतिक पंडितों, विशेषज्ञों और एकेडमिशियंस और बुद्धिजीवियों से ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। उसको समझ में आता है कि जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, उसके पीछे की नीयत क्या है। जो नीति दिखाई दे रही है उसके पीछे की भी नीयत उसको समझ में आती है। इसलिए जैसे उधार के सिंदूर से कोई सुहागन नहीं बन सकती, उसी तरह से उधार के नारे से कोई सत्ता नहीं पा सकता। ओरिजिनल चाहिए, मूल चाहिए, नकल नहीं चाहिए। तो जो नकल लेकर घूम रहे हैं उनके हाथ में सिर्फ नकल ही रह जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
नमस्कार।